हेलो दोस्तों, हमने लोकसभा और राज्यसभा का चैप्टर ख़त्म कर लिया है। मतलब दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिया है। लेकिन एक बार दोनों का हम क्या करते हैं कि एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं ना, कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में समानताएं क्या हैं, और एक बार ये देख लेंगे कि इसमें लोकसभा को कौन सी अनन्य शक्ति मिली है और राज्यसभा को कौन सी अनन्य शक्ति मिली है। अनन्य शक्ति मतलब विशेषाधिकार। ठीक, एक बार ये देख लेते हैं। हाँ, कल एक थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक है कि विपक्ष के नेता में मैंने दोनों कंबाइन करके बोल दिया था कि दोनों सदन में होना चाहिए। हालांकि दोनों सदन में मतलब अलग अलग होना चाहिए। अगर राज्यसभा में विपक्ष का नेता चाहिए तो उसके लिए भी 1/10 भाग चाहिए, जितनी टोटल सीटें हैं। मतलब 245 का 1/10 25 सीट। और लोकसभा के लिए भी सेम 543 है तो उसके लिए 55 सीट। दोनों तो मतलब दोनों सदन में अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग विपक्ष के नेता होने के लिए। अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता चाहिए तो उसमें 55 सीट चाहिए, अगर राज्यसभा में चाहिए तो वहाँ पे 25 सीट चाहिए। आइए आगे देखते हैं। एक बार दोनों का हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा का कंपेयर कर लेते हैं, इसका अध्ययन दोनों का। और ये हो गया आपका राज्यसभा, लोकसभा। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं कि राज्यसभा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का आर्टिकल 81 में है। ठीक, ये चीज हो गया। अभी देखते हैं पहला चीज। देखिए, अब क्या बोलते हैं, राज्यसभा को क्या हम बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निम्न सदन। मतलब प्राय यही हम इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको अपर हाउस, लोअर हाउस ऐसे बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसकी संरचना के बारे में हम। ठीक है, संरचना हम देखते हैं। ठीक, कितनी कितनी सीटें हैं दोनों में। ठीक, संरचना के बारे में इसमें इसी में दिया हुआ है, आर्टिकल 80 में, इसमें आर्टिकल 81 में दिया हुआ है। तो संरचना में जैसे हम राज्यसभा में जानते हैं कि मैक्सिमम कितनी सीटें हैं, इसमें 250 सीटें हैं। ठीक है, और 250 को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। 238 सीट जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए होगी, और 12 जो सीटें होंगी वो गणमान्य व्यक्तियों के लिए होंगी, जो राज्यपाल इसको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा मैक्सिमम, इतना होगा। लेकिन प्रेजेंट में कितना है अभी, 245 है। ठीक है, 245 में देखिए राज्य के लिए कितनी सीटें हैं, 229 है राज्य का, और यूटी केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है, इसके लिए 4 है, और मनोनीत जो राष्ट्रपति करता है इसके लिए 12 लोग हैं। ठीक, अभी हम लोकसभा का देखते हैं। तो लोकसभा में कितनी है मैक्सिमम, 552, 552 है मैक्सिमम। 552 में जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें राज्य के लिए कितनी है, 530। केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी है, 20 है, और एंग्लो इंडियन वही होते हैं जिनके फादर होते हैं जो यूरोपीय होते हैं। मतलब ब्रिटिश से होता है, लेकिन अगर कोई भी यूरोपीय है, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, कोई भी अगर हो, और जो उसकी वाइफ हो इंडियन हो, ठीक है, तो जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियन होते हैं। इसमें 2 सीटें हैं। और अभी हम देखते हैं प्रेजेंट में कितना है। प्रेजेंट में क्या है, 543 ही है बस। 530 प्लस 13, मतलब ये राज्य का हो गया, ये यूटीज का हो गया। जो 2 सीटें थी इसकी एंग्लो इंडियन की, वो हम देखे थे इसके लोकसभा के चैप्टर में 104वां संशोधन है, संविधान संशोधन 2019। इसमें इसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है।
तो अभी 543 सीट ही है, जिसमें 530 सीट राज्य की है और 13 सीट केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो संरचना में हम ये देख लिए। ठीक, इसके बाद देखते हैं, तो इस सीट का अंतर हो गया ना, राज्यसभा में 245 सीट है अभी वर्तमान में, और क्या बोलते हैं लोकसभा में 543 सीट है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इनका कार्यकाल, चाहे अवधि बोल सकते हैं इसको, इसकी अवधि कितनी होती है। तो राज्यसभा का हम जानते हैं कि राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष होती है। ठीक है, और हर दूसरे वर्ष 1/3 भाग, 1/3 मतलब लगभग 1/3, एग्जैक्ट नहीं है कि नहीं 1/3 होना ही चाहिए, लगभग 1/3 जो सांसद होते हैं उनका फिर से चुनाव होता है। ये मतलब 1/3 भाग ये क्या बोलते हैं, इनका मतलब सदस्यता खत्म हो जाती है और फिर से चुनाव होता है 1/3 भाग पे। कब? प्रति 2 वर्ष पर। ठीक है, इनका कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष का। ठीक है, ये इसका अगर आर्टिकल हम देखते हैं तो कार्यकाल वाला इनका सबका दिया है 83, इसका 2 में दिया है, और इसका 83 1 में आर्टिकल। तो राज्यसभा और लोकसभा कार्यकाल के बारे में पूछे तो 83 याद रखिए बस, 83 में है दोनों का कार्यकाल के बारे में, एक का 6 साल एक का 5 साल। राज्यसभा का 83 1 में है और लोकसभा का 83 सब क्लास 2 में है, इसका 83 क्लास 1 में है। ये हो गया हमारा अवधि ना। उसके बाद हम देखते हैं इसका अर्हता। अर्हता से मेन मतलब है कि इनका उम्र से मतलब कितना उनका एज होना चाहिए। तो राज्यसभा का हमको पता है कि 30 साल होता है और लोकसभा का 25 साल। ठीक है, एक तो दोनों में एज का अंतर होता है, लोकसभा का एज कम होता है, राज्यसभा का एज ज़्यादा होता है। राज्यसभा का नहीं होता, राज्यसभा सदस्य का। ये दोनों क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो दोनों सदस्य हैं उनको सांसद बोलते हैं दोनों को। ठीक, ये दोनों सांसद होते हैं, एक लोकसभा का सांसद होता है, एक राज्यसभा का सांसद होता है, लेकिन दोनों में ये अंतर होता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है कि एक का कार्यकाल 6 साल का होता है और एक का कार्यकाल 5 साल का होता है। मतलब जो लोकसभा का सांसद है वो 5 साल में ही रिटायर हो जाएगा। रिटायर मतलब संसद ही खत्म, वो क्या बोलते हैं जो कार्यकाल होता है उनका खत्म हो जाता है 5 साल में। लेकिन जो राज्यसभा का होता है वो 6 साल तक होता है उसका, जबकि होते दोनों सांसद ही हैं। ठीक, और इनके एज में भी फर्क होता है। अगर लोकसभा का सांसद है तो 25 साल में ही वो सांसद बन सकता है, लेकिन अगर राज्यसभा में उसको जाना है तो 30 साल उसका चाहिए एज। ठीक, ये हो गया, अर्हता हो गया। और इसके बाद इनका देखते हैं पदाधिकारी के बारे में देख लेते हैं। पदाधिकारी, ठीक है, पदाधिकारी के बारे में देखते हैं। तो पदाधिकारी मतलब जैसे हमने कल देखा था कि राज्यसभा में कौन था, उप सभापति, नहीं सभापति था पहले, उपराष्ट्रपति होता है सभापति। ठीक है, ये कौन होता है हमारा, उप राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा, उप सभापति। ठीक है, और अगर लोकसभा में वही देखते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें किस पद का प्रावधान है, वो एक अध्यक्ष होता है लोकसभा का, एक क्या होता है उपाध्यक्ष होता है। ये दो मेन पोस्ट हैं। ठीक है, सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए अध्यक्ष पद वाले का अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो कितना है, आर्टिकल 89 में है। ठीक है, नहीं सॉरी, आर्टिकल इसका 93 है, 89 इसका है, उपराष्ट्रपति वाला 89 है। ठीक, इसका 93 आर्टिकल में दिया गया है। तो पदाधिकारी के बारे में हमारा ये हो गया। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो ये इसका सभापति होता है ना, पदाधिकारी होता है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति को जो पेमेंट भी मिलता है ना उसका, वो उपराष्ट्रपति पद के, इसके सभापति के लिए नहीं मिलता है। अरे उपराष्ट्रपति पद को, उपराष्ट्रपति पद के लिए सॉरी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना देखते हैं, ये संसद का सदस्य नहीं होता है, और जो अध्यक्ष होता है वो संसद का सदस्य होता है।
मतलब ये जो 543 हमारे हैं सांसद, जो 543 सांसद हैं, इसी में से ये चुने जाएंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, इसमें उपाध्यक्ष तो संसद का सदस्य होता है ना, मतलब ये सांसद ही होता है, लेकिन जो सभापति होता है इसका, वो क्या बोलते हैं, वो उपराष्ट्रपति होता है, और उस हाउस का मेंबर वो नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है, ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन, मतलब अपने क्या बोलते हैं कि सदन का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी उसमें बैठता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, जो न लोकसभा का है न राज्यसभा का है, लेकिन फिर भी ये राज्यसभा में बैठता है और उसको चेयर करता है। चेयर करता है मतलब हेड करता है। इसके बाद क्या हो गया, पदाधिकारी हो गया ना। और इसके बाद हम दोनों का निर्वाचन का देख लेते हैं एक बार ना, निर्वाचन कैसे होता है दोनों का। ठीक है, निर्वाचन हम देख लेते हैं एक बार। तो निर्वाचन में ये राज्यसभा हो गया, ये लोकसभा हो गया। ठीक है, तो अभी राज्यसभा में देखा था कि राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन का मतलब ये है कि वो क्या बोलते हैं, एकल मत संक्रमणीय पद्धति द्वारा। ठीक है, और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार से मतलब यह है कि जो आदमी 18 साल का हो गया है वो चुनाव में मतलब वोट दे सकता है। अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो उसमें 18 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति जिनका निर्वाचन कार्ड बना है, ठीक, वो जिनका निर्वाचन सूची में नाम है वो वोट दे सकता है। और जो इनका चुनाव होता है ये, इसमें कौन भाग लेता है, इसमें तो वयस्क मताधिकार, मतलब कोई भी अगर 18 साल का है आदमी, ठीक है, भारत का रहने वाला कोई भी आदमी जो 18 साल का है और निर्वाचन सूची में उसका नाम है, तो वो लोकसभा के इलेक्शन में भाग लेगा। लेकिन जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है इसमें कौन भाग लेता है, विधायक लोग भाग लेते हैं। विधायक, या तो इनको ऐसे बोल सकते हैं विधानसभा सदस्य। ठीक है, तो जो राज्य के विधायक होते हैं, राज्य के विधायक ही चुनते हैं राज्यसभा के सांसद को, जबकि लोकसभा के सांसद को हम लोग चुनते हैं। इसको हम डायरेक्ट वोट करते हैं, सांसद बनाते हैं। ठीक है, एक चीज और लिख सकते हैं, इसका क्या होता है कि एक लोकसभा क्षेत्र भी होता है, ऐसे लिख सकते हैं कि इसका एक संसदीय क्षेत्र होता है, संसदीय क्षेत्र इसका होता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई संसदीय क्षेत्र नहीं होता है, नहीं होता है इसका कोई संसदीय क्षेत्र। इसको हम बोलते हैं सीधा कि यूपी से, बिहार से राज्यसभा सांसद है, दिल्ली से है, उत्तराखंड से, ऐसे बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं जैसे कोई है गाजीपुर से ना, अब ज़्यादा अनुसारी तो बोलेंगे गाजीपुर से सांसद हैं ये। मोदी जी बनारस से हैं तो मोदी जी बनारस के सांसद हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, एक संसदीय क्षेत्र होता है लोकसभा सदस्य का, लोकसभा सांसद का। जो राज्यसभा का होता है उसका कोई संसदीय क्षेत्र नहीं होता है, वो एक स्टेट से आता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं निर्वाचन हो गया ना। निर्वाचन के बाद में ये देखते हैं कि और क्या मतलब इनका है, और दोनों में अंतर क्या है। और अंतर क्या है कि देखिए, इसका हम देखे थे कि राज्यसभा का जो सांसद, लोकसभा का जो सांसद होता है, इसका सरकार पर नियंत्रण होता है। नियंत्रण होता है, सरकार पर नियंत्रण कैसे होता है, मतलब कि इसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, जो सारे क्या बोलते हैं मंत्रिपरिषद होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगर इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और वो पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव आया और पास हो गया लोकसभा में, मतलब बहुमत खो दिया और सरकार गिर जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री भी का पद भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो राज्यसभा का होता है, इसका सरकार पर
सरकार को बनाने, मतलब बनाने और बिगाड़ने में इसका कोई हाथ नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, इसके सांसद, इसके जो सांसद मंत्री बनते हैं इसमें जाके, ठीक, उनका मंत्री पद भले खत्म हो जाएगा लेकिन वो सांसद रहेगा। हाँ, जब मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है ना, तो मंत्रिपरिषद मतलब क्या होता है, सारे मंत्री। मंत्रिपरिषद देखे, एक थोड़ा देख लेते हैं इसका, मंत्रिपरिषद में होता क्या है। देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्री 3 तरह के होते हैं हमारे। कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक, एक कैबिनेट मंत्री एक होते हैं, एक स्टेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री होते हैं, और राज्य मंत्री में 2 होते हैं। एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है और एक राज्य मंत्री होता है, ठीक है, और तीसरा होता है उप मंत्री, ठीक। हालांकि उप मंत्री का कोई अभी कोई होता नहीं है, वो प्रशासनिक अधिकारी टाइप का होता है, देखो कोई पद अभी है नहीं। तो टोटल इसको मिला के जो कैबिनेट मंत्री होता है और राज्य मंत्री होता है, सारे मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मतलब उसको मंत्रिपरिषद बोलते हैं। और जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसी हाउस से हो सकता है, किसी हाउस से मतलब लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किसी को अगर मंत्री बनना है तो लोकसभा का होना चाहिए चाहे राज्यसभा का होना चाहिए, वो किसी से भी हो सकता है। अगर नहीं भी है तो एक आम आदमी भी प्रधानमंत्री, चाहे कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री, चाहे राज्य मंत्री बन सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि 6 महीने के अंदर उसको या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से ना जीत के आना पड़ेगा और सदस्य बनना पड़ेगा उसको। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनना है तो हम किसी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा पहले, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी क्या बोलते हैं, जैसे मुख्यमंत्री के टर्म में भी इसको देख सकते हैं। अभी उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने हैं, वो वहाँ 2 सदन है, विधानमंडल और विधान परिषद, लेकिन वो किसी सदन के अभी सदस्य नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं अभी। लेकिन उनको 6 महीना होते होते, मतलब उससे पहले उनको किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ऐसे जो मंत्री होते हैं ना, तो दोनों में से किसी सदन के भी हो सकते हैं, दोनों सदन के भी मंत्री होते हैं। जैसे पिछली सरकार में अभी आप देख सकते हैं, अरुण जेटली थे, राज्यसभा से थे, वो चुनाव हारे थे, लेकिन फिर भी क्या थे, वो मंत्री बने थे। स्मृति ईरानी थी, वो भी चुनाव हारी थी, राज्यसभा से थी, मंत्री बनी थी, ठीक। तो ऐसा नहीं है। अब प्रधानमंत्री भी आपका बनना है तो लोकसभा का होना जरूरी नहीं है। जैसे मनमोहन सिंह थे, तो वो राज्यसभा से आते थे, प्रधानमंत्री थे वो, ठीक। तो ये एक अंतर ये हो गया। और अंतर थोड़ा एक तो देख लेते हैं। एक और बड़ा अंतर ये है कि जो धन विधेयक होता है वो राज्यसभा में ही, लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है पहले, ठीक है। और मतलब इसको लोकसभा में कुल के पास होना होता है, बाकी राज्यसभा से कोई इसको मतलब नहीं होता है। बस ये बिल क्या करेगा, लोकसभा पास करके अपने यहाँ से राज्यसभा को भेज देगा। राज्यसभा के पास राज्यसभा के पास बस इतनी सी पावर है कि वो 14 दिन तक रोक सकता है, बस इतनी ही पावर है। तो धन विधेयक के मामले में क्या है, लोकसभा शक्ति है और इसको नहीं है, राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है, खाली बस रोक सकता है 14 दिन तक, और कुछ नहीं कर सकता है। एक और देख लेते हैं। हाँ, सीट का और रिजर्वेशन का देख लेते हैं। आरक्षण किसमें, सीटों में। तो राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है सीट में, जबकि लोकसभा में हम कल देखे थे कि SC के लिए 84 और ST के लिए 47 इतना सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं, ठीक। तो ये हुआ हमारा अंतर कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है दोनों में, ठीक। तो अभी प्रधानमंत्री बनना है किसी को, ठीक, चाहे मंत्री बनना है, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि किसी हाउस का वो मेंबर हो, वो ऐसे भी बन सकता है। अब अच्छा, हाँ, ये तो हो गया। अभी हम क्या देख लेते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं, समानताएं इसमें देख लेते हैं एक बार कि समानता क्या क्या है। लोकसभा और राज्यसभा में समानता क्या, बहुत जगह है ऐसा जहाँ दोनों को समान शक्तियाँ मिली हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह हैं। जैसे मान लीजिए आपको, हालांकि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं सारा, लेकिन फिर भी एक जगह इकट्ठा हम देख ले रहे हैं। जैसे आपको संविधान
संशोधन की शक्ति। ठीक है, यहाँ क्या है, लोकसभा राज्यसभा के बराबर है, मतलब जितनी शक्ति लोकसभा के पास है उतनी शक्ति राज्यसभा के भी पास है। ठीक, दूसरा एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि अगर जैसे निर्वाचन होता है ना, निर्वाचन इसका राष्ट्रपति का, निर्वाचन प्लस महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में और महाभियोग में लोकसभा राज्यसभा दोनों बराबर है, दोनों की शक्ति बराबर है, क्योंकि दोनों सदन के लोग वोट देते हैं। हम अगले चैप्टर में देखेंगे प्रधान और राष्ट्रपति के बारे में, तो वहाँ देखेंगे कैसे कैसे वोटिंग होती है। ठीक, कैसे उनका चुनाव होता है। तो उसमें क्या है कि निर्वाचन में और महाभियोग में, महाभियोग मतलब पद से हटाना। ठीक है, तो निर्वाचन में और महाभियोग दोनों में राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग में लोकसभा राज्यसभा के बराबर है। और ऐसे ही और जगह है, जैसे हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगर जज को हटाना हो, ठीक है, वहाँ भी दोनों की शक्ति समान है। और भी हैं कुछ, जैसे CAG हो गया अपना ना, महानिरीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, CAG हो गया। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया। ठीक, इन दोनों के क्या बोलते हैं, अगर इसको हटाना है तो यहाँ भी लोकसभा राज्यसभा के बराबर है। ठीक है, इन सब जगह पे लोकसभा राज्यसभा के बराबर है। और भी कुछ चीज़, जैसे इमरजेंसी मान लीजिए आपको लगाना है, अगर इमरजेंसी लगानी हो ना, आपातकाल, इमरजेंसी लिख दिया, आपातकाल। ठीक है, अगर आपातकाल लगाना हो तो वहाँ भी मतलब दोनों की स्वीकृति जरूरी है। हाँ, दोनों सदन चलने चाहिए। अगर लोकसभा भंग है तो वहाँ जो राज्यसभा है उसको अनन्य शक्ति मिल जाती है, वो स्पेशल पावर जाता है राज्यसभा का। लेकिन अगर दोनों सदन चल रहे हैं तो उस टाइम क्या है कि दोनों की स्वीकृति जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में एक और देख सकते हैं, जैसे मंत्री का भी इधर देख रहे थे ना कि अगर मंत्रिमंडल का चयन करना हो, ठीक है, अगर मंत्रियों का चयन करना है, चुनाव करना हो, तो प्रधानमंत्री जो है किसी भी सदन से किसी को ले सकते हैं ना, राज्यसभा से भी ले सकते हैं, लोकसभा से भी ले सकते हैं, मंत्री बनाने के लिए किसी भी सांसद को ले सकते हैं। तो मंत्रियों का जो चयन होता है वहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की शक्ति बराबर है। कुछ कुछ और छोटे मोटे जगह हैं जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति बराबर है, जैसे कुछ और देख सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कोरम होता है दोनों का ना, कोरम के लिए कितना जरूरत होता है, 1/10। ठीक है, मतलब अगर सदन को चलाना है, सदन के संचालन के लिए कोरम होता है ना, गणपूर्ति जिसको बोलते हैं, गणपूर्ति। इसके लिए टोटल जितनी सीट है उसके 1/10 भाग, मतलब 1/10 मेंबर चाहिए। तो हमारा लोकसभा में कितना होता है, 55 लोग, और राज्यसभा में 25 लोग। अगर इतने लोग हैं तो सदन चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। तो यहाँ भी मतलब समान ही है दोनों, मतलब 1/10 ही चाहिए दोनों के लिए। ठीक है, और जैसे देख लेते हैं इनके जो ये लोग शपथ लेते हैं ना, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य जो शपथ लेते हैं, ये दोनों का प्रावधान कहाँ पे है, तीसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है, इनके शपथ का प्रावधान है। ठीक, तो ये भी समानता है, मतलब दोनों मतलब सेम शपथ लेते हैं। जो शपथ है लोकसभा के सांसद के लिए, वही शपथ है राज्यसभा के सांसद के लिए। ठीक है, और क्या होता है कि जो दोनों का एक और होता है, क्या बोलते हैं, वेतन ना। वेतन क्या, दोनों की संचित निधि होती है। ठीक है, संचित निधि, भारत सरकार की 3 निधियां होती हैं। ठीक है, एक तो हमारी संचित निधि होती है, ठीक है, एक लोक लेखा होती है, ठीक है, और तीसरी होती है हमारी आकस्मिक निधि।
ठीक है। तो ये संचित निधि से जो वेतन वो भत्ते जो दिए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को, वो कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से। तो यहाँ भी दोनों का समान है, मतलब हालांकि कोई शक्ति नहीं है लेकिन मतलब समानता है खाली ये। और एक और देख सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं कि इनका चुनाव का अधिसूचना ना, जैसे चुनाव ही है इनका, चुनाव का ही देख लेते हैं। तो चुनाव दोनों कौन कराता है? निर्वाचन आयोग ही कराता है दोनों का चुनाव, ठीक है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो इनका चुनाव कराता है। आज जो चुनाव की इनकी अधिसूचना जारी होती है, ठीक है, अधिसूचना जो जारी होती है चुनाव के लिए, वो कौन निकलता है? राष्ट्रपति निकलता है, ठीक। तो इतनी सारी समानताएं हैं, देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में ये सारी इतनी समानताएं हैं, बहुत सारी। अब ये देख लेते हैं कहीं कहीं स्पेशल पावर दिया गया दोनों को ना, मतलब एकदम अलग अलग हैं दोनों। राज्यसभा को अलग पावर है, लोकसभा को अलग पावर है पूरा, मतलब दोनों की अनन्य शक्ति, हाँ, स्पेशल एकदम पावर दोनों को दिया गया है। देख लेते हैं स्पेशल पावर भी एक बार, विशेषाधिकार, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले राज्यसभा का, ठीक है। राज्यसभा का हमने देखा था कि जैसे क्या था हम लोगों का, एक आर्टिकल हम लोग कौन था? आर्टिकल 249 था। इसमें क्या था कि राज्य सूची का कोई अगर विषय है, ठीक है, राज्य सूची का कोई विषय है, अगर उसको ना, अगर राष्ट्रीय महत्व का ये लोग समझते हैं कि नहीं इसको राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए, ठीक, तो ये लोग क्या करेंगे कि अपना पास करके इसको स्पेशल मेजॉरिटी से दो तिहाई बहुमत से इसको पास करके, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का बना देंगे। तो राज्य सूची के विषय पर इनके पास में स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब क्या बोलते हैं, स्पेशल पावर होता है इनके पास में राज्यसभा सांसद को, आर्टिकल 249 के तहत, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है बॉर्डर पे एकदम से है, हाँ, बॉर्डर पे है, और मतलब कोई ऐसा कानून नहीं है जो, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, अरे पाकिस्तान के बाद जैसे राजस्थान है ना, राजस्थान के पास कोई ऐसा मतलब कानून नहीं है जो उस उधर से होने वाले जो आक्रमण होता है उधर से, चाहे कोई भी अपनी दोनों के बीच जो कलह होता है कुछ भी, तो उसको उसके निपटने के लिए कोई भी उसके पास कानून नहीं है। अगर वो चाहे कि केंद्र सरकार इसके लिए कानून बनाए और केंद्र सरकार हमारी रक्षा करे इधर से, तो वो पास कर देगा उसको, और केंद्र सरकार उसके बाद में फिर जो भारत की संसद है वो उस पर अब कानून बनाएगी, ठीक। तो उसका मतलब वही है कि अगर राज्य सूची का कोई विषय है, अगर उसको समझता है कि नहीं ये राष्ट्रीय विषय का मामला है, तो उसको पास करके राष्ट्रीय विषय का बना सकता है, और उसके बाद संसद उस पर बनाएगी अपना बिल। और दूसरा हम लोग देखे थे क्या था कि जो हमारा आर्टिकल था 312, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज का ना, मतलब अखिल भारतीय सेवा का, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। बता सकते हैं अखिल भारतीय सेवा, एक तो केंद्र सरकार की नौकरी होती है, ठीक, एक राज्य सरकार की होती है, ये अखिल भारतीय होती है, मतलब ये केंद्र में भी काम करते हैं लोग, राज्य में भी काम करते हैं, ठीक है, नियंत्रण लेकिन केंद्र सरकार का ही रहता है इस पर। तो ये अखिल भारतीय सर्विस 3 ही होती हैं, IAS है, IPS है और IFS है। ये होता है वन सेवा, ठीक है, ये पुलिस सर्विस है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, प्रशासनिक सेवा है। तो ये 2 है स्पेशल मेजॉरिटी, इसकी स्पेशल पावर है, ये मेजॉरिटी नहीं स्पेशल पावर है। और तीसरा देखते हैं हम इसका क्या है कि क्या होता है कि अगर उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है इसका अध्यक्ष होता है, अगर उसको हटाना है तो जो प्रक्रिया चालू होगी ना, तो जो शुरुआत होगी उपराष्ट्रपति को हटाने की वो यहीं से चालू होगी, राज्यसभा से ही चालू होगी। कहाँ से होगी? राज्यसभा से होगी, ठीक है। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो जो प्रक्रिया प्रोसेस चालू होगा वो राज्यसभा से चालू होगा, वो लोकसभा से चालू नहीं होगा, ठीक है। फिर एक और देख लेते हैं, एक और क्या होता है, जैसे हाँ अभी उधर देख रहे थे ना हम लोग कि इमरजेंसी के टाइम में दोनों का पावर होता है ना, दोनों को बराबर शक्तियाँ होती हैं स्वीकृति देने के लिए। लेकिन अगर लोकसभा भंग है ना, क्या होता है आपातकाल के टाइम में, अगर आपातकाल लगाना है ना,
लगाना हो और क्या होके और क्या हो, लोकसभा भंग हो, ठीक, तब यहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा को स्पेशल पावर मिल जाता है, मतलब तब राज्यसभा को विशेषाधिकार हो जाता है, ठीक। तो राज्यसभा ही अगर अपनी स्वीकृति दे देगी तो आपातकाल लग जाएगा। ठीक है, तो ये है राज्यसभा के स्पेशल पावर, ठीक है। अब लोकसभा का भी कुछ स्पेशल पावर देख लेते हैं कि क्या क्या है लोकसभा का स्पेशल पावर। लोकसभा का मेन स्पेशल पावर यही है कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को स्पेशल पावर है, क्योंकि राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं है, राज्यसभा वही है 14 दिन बस रोक सकता है, ठीक है। और दूसरा कि लोकसभा में ही डिसाइड होता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, विधेयक मतलब बिल, ठीक है। लोकसभा में विधेयक का निर्णय किस लिए कि धन विधेयक है या नहीं, ठीक। ये स्पेशल पावर्स की हो गई। और हम लोग कल देखे थे एक संयुक्त बैठक होती है, ठीक है। जो संयुक्त बैठक होती है इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है, इसका अध्यक्ष, ठीक। जबकि उपराष्ट्रपति अगर देखें ऐसे पद में तो बड़ा होता है लोकसभा अध्यक्ष से, लेकिन जब संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा का अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। और लोकसभा का क्या है, पिछले पेज पे भी हम लोग देखे हैं कि लोकसभा का है कि सरकार पर नियंत्रण होता है, ठीक, सरकार पर नियंत्रण होता है। एक और है क्या है, एक और, हाँ, इमरजेंसी वाला था, अगर इमरजेंसी हटाना हो तो, ठीक है, आपातकाल अगर हटाना हो तब लोकसभा में ही क्या होता है, संकल्प पारित होता है, ठीक है। तो ये थी लोकसभा केंद्र ने शक्ति, ये है राज्यसभा केंद्र ने शक्ति। इससे पहले हम देख लिए लोकसभा और राज्यसभा कहाँ बराबर थी, ठीक है। और लोकसभा में और देखे, लोकसभा में कुछ अंतर क्या थे जो बेसिक अंतर थे, ठीक। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा कल का राष्ट्रपति। तो कल मिलते हैं राष्ट्रपति जी के साथ में। ओके, थैंक यू।